मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं फैमिली प्लानिंग के विधियों के बारे में चर्चा करूँगी कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जो परिवार नियोजन के लिए ज़रूरी हैं। अब ये देखते हैं कि परिवार नियोजन में कैसी विधि ज़्यादा लाभदायी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले क्या होना चाहिए कि जो भी हम परिवार नियोजन के लिए विधियों के लिए उपयोग में ला रहे हैं वह सभी समुदाय के स्त्री और पुरुषों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। दूसरा, कम से कम खर्चीला हो। अगर ज़्यादा खर्च आएगा तो कोई भी उसे कराने में मुश्किल का अनुभव करेगा। तीसरा, गर्भधारण को रोकने में सक्षम और प्रभावी हो। कई बार आप देखते हैं कि गर्भधारण करने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है वे विधियाँ काफ़ी लाभदायी नहीं होती हैं। तीसरा है, प्रयोग करना सरल हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता है, तो प्रयोग करना सरल हो। चिकित्सीय देखभाल एवं सहायता की आवश्यकता कम से कम हो। अगर न हो तो सबसे अच्छा। अगर कोई ऐसा परिवार नियोजन की विधि आप अपनाते हैं जो कि लाभदायी है लेकिन उसमें बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जैसे कॉपर्टी अपने लगवा ली, वो सूट नहीं कर रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो वैसे परिवार नियोजन की विधियों को भी अपनाना सहज नहीं होता है। और अगर कई बार आप ऐसा करते हैं कि ऐसी परमानेंट टाइप का परिवार नियोजन के लिए जो मेथड्स अपना लेते हैं, लेकिन खुदा न खास्ते आपके एक है, दो बच्चे हैं और दोनों की किन्हीं कारणों से, भगवान न करे ऐसा हो, परंतु अगर ऐसा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई विकलांग हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो दंपति है वह अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है और संतान की चाह रखता है। तो परिवार नियोजन की विधि में एक ऐसी विधि होनी चाहिए जो गर्भ निरोधी तो हो, लेकिन जब दंपति चाहे, बच्चे की इच्छा हो उसको, तब उसे वो उस गर्भ निरोधी विधि को छोड़ सकता है सरलता से। फिर आसानी से उपलब्ध हो, लैंगिक संभोग करते समय विघ्न पैदा न हो। अब हम देखते हैं कि गर्भ निरोधी विधियों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो गर्भ निरोधी विधियों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी विधियाँ और दूसरा है अस्थायी विधियाँ, मतलब टेम्पररी मेथड्स, और दूसरा है परमानेंट मेथड्स। आप टेम्पररी मेथड्स के नाम से ही जान गए होंगे। टेम्पररी मेथड्स के अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं। पहला, प्राकृतिक विधियाँ या व्यवहारात्मक विधियाँ, जिसको हम नेचुरल मेथड्स और बिहेवियरल मेथड कहते हैं, जिसमें सेफ पीरियड मेथड और रिदम मेथड, जिसको हम सुरक्षित अवधि पद्धति कहते हैं। दूसरा है संभोग अंतर्बाधा, क्वाइटस इंटरप्टस, बेसल बॉडी तापक्रम विधि, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक, सर्वाइकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक। फिर है योनि को धोना, वेजाइनल वॉशिंग, और छठा है लंबे समय तक बच्चे को दुग्धपान कराना, प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन। ये जो मैंने आपको बताई 6 विधियाँ हैं जो कि अस्थायी विधियाँ के अंतर्गत आती हैं। इसको हम प्राकृतिक विधियाँ कहते हैं या व्यवहारात्मक विधियाँ करते हैं। मतलब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके प्राकृतिक तरीके से बच्चे के जन्म दर को रोक सकते हैं। दूसरा है आंतरिकीय गर्भ निरोधक, जिसमें आता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसके अंतर्गत है कंडोम, जिसको हम निरोध बोलते हैं। दूसरा है डायफ्रेम। तीसरा है अंतर गर्भाशयीन साधन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, IUD। तीसरा है रासायनिक गर्भ निरोधक, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, में पहला है जहकदार गोलियाँ, फोम टैबलेट्स। सेकेंड है क्रीम एंड जेलीज, और थर्ड है घुलनशील गोलियाँ, सोल्यूबल टैबलेट्स। चौथा है हार्मोनल गर्भ निरोधक, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ए के अंतर्गत आता है मुंह से सेवन करने वाली गर्भ निरोधक गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये मुख्य तरह जो मैंने आपको बताए हैं वो 4 हैं परिवार नियोजन की विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल मेथड्स, याद रखिए फर्स्ट क्या है, नेचुरल मेथड्स। सेकेंड है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, थर्ड है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और फोर्थ है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मतलब एक प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक तरीके से आप इस गर्भ धारण को रोक सकते हैं, परिवार नियोजित कर सकते हैं। दूसरा है आंतरिकीय गर्भ निरोधक, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तीसरा है रासायनिक गर्भ निरोधक, जिसमें कुछ रासायनिक पदार्थों के उपयोग से गर्भ निरोधक चीज़ों में ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कि परिवार नियोजित करने में कामयाब होती है, जिसमें झागदार गोलियां हैं, क्रीम और जेली है, घुलनशील गोलियां हैं, हार्मोनल गर्भ निरोधक है, जो मुंह से सेवन करने वाली गर्भ निरोधक गोलियां उसके अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं
अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी है, परमानेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। तो अस्थायी विधि वो तब दंपत्ति करवाता है जब उसको लगता है कि अब हमें बच्चा उत्पन्न नहीं करना है, तब हम इन ऐसी विधियों को उपयोग में लेते हैं, जिसके अंतर्गत 2 विधियाँ हैं, पुरुष नसबंदी जिसको हम वेस्क्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या है, परमानेंट मेथड्स के अंतर्गत 2 है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। अब हम देखते हैं स्त्री के लिए कौन कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां उपयोग में आते हैं और पुरुष के लिए कौन सा परिवार नियोजन के लिए कौन कौन सी मेथड्स उपयोगी हैं। तो स्त्री के लिए सबसे पहले आप देखो, जो महिला के लिए है वो कौन से उपयोग कर सकती है, सुरक्षित अवधि पद्धति, बेसल बॉडी तापक्रम विधि, सर्वाइकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक, लंबे समय तक दुग्धपान विधि और वेजाइनल वॉशिंग की विधि, फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज का उपयोग, फिर डायफ्राम, झागदार गोलियां, जेली और क्रीम, मुंह से सेवन करने वाली गोलियां और महिला नसबंदी। ये जो 11 मेथड मैंने आपको बताए, जिसमें सुरक्षित अवधि पद्धति, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक, लॉन्ग टर्म तक बच्चे को दूध पिलाना, अपनी योनि को धोना, अंतर्गर्भाशयीन साधन का उपयोग करना, डायफ्राम, झागदार गोलियां, जेली और क्रीम, मुंह से सेवन करने वाली गोलियां और महिला नसबंदी। ये 10 जो मैंने 10-11 हैं वो महिला उपयोग में लेती है, और पुरुष के लिए 3 है मुख्य रूप से, एक संभोग अंतर्वाता, दूसरा है निरोध या कंडोम और तीसरा है पुरुष नसबंदी। अब अस्थायी विधियों के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो अस्थायी विधियों को हम स्पेसिंग मेथड्स भी कहते हैं, अंतराल विधियाँ कहते हैं, क्योंकि इस विधि को उपयोग में लाकर 2 बच्चों में मनचाहे अंतराल को रखा जा सकता है। साथ ही साथ जब तक दंपत्ति ना चाहें बच्चे को जन्म देने से आप रोक सकते हैं। बच्चे की चाह होने पर इस विधि को आप सरलता से छोड़ सकते हैं। कुछ अस्थायी विधियों का वर्णन भी हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में बताया है। अब ये जो प्राकृतिक विधियाँ हैं, व्यवहारात्मक विधियाँ हैं, इस विधि में दंपत्ति द्वारा किसी भी प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों या अन्य किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, दंपत्ति में क्या होता है, आपस में विश्वास होता है, आपसी समझ होता है, विवेक होता है। अगर दोनों पति पत्नी दंपत्ति आपसी प्रेम, विश्वास, सहयोग से सूझबूझ के साथ विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के चाहें तो इस विधि द्वारा जब तक चाहे तब तक गर्भधारण को रोक सकते हैं। इस विधि के प्रयोग से स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत जो विधियां आती हैं इनमें हम आपको बताते हैं सुरक्षित अवधि पद्धति, से पीरियड मेथड और रिदम मेथड। इसे कैलेंडर विधि भी कहते हैं। इसका वर्णन सर्वप्रथम ओरिजिनो द्वारा 1930 में किया गया था। इस विधि में दंपत्ति द्वारा असुरक्षित अवधि में लैंगिक संभोग नहीं किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक माह में स्त्री के गर्भाशय में एक अंडाणु का विकास होता है, जो असुरक्षित अवधि में मासिक धर्म के बाद 12 में से 16वें दिन में गर्भाशय से बाहर निकल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडक्षरण या ओवुलेशन। अगर इस अंडाणु का मिलन शुक्राणु से हो जाता है तो आप जानते हैं कि शुक्राणु अंडाणु को विभेदित कर सकता है और गर्भ ठहरने की संभावना हो सकती है और स्त्री प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन अगर इसे पीरियड को रोक दिया जाए तो ये काम नहीं होगा। अंडक्षरण खास करके मासिक स्राव के 10वें दिन से 20वें दिन तक होता है और इसी को हम असुरक्षित अवधि कहते हैं, अनसेफ पीरियड कहते हैं। इस असुरक्षित अवधि में जहाँ तक हो सके दंपत्ति द्वारा इंटरकोर्स नहीं किया जाना चाहिए, लैंगिक संभोग नहीं करना चाहिए। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप परिवार नियोजन की इस विधि को अपनाने में सफल हो जाएंगे। महिला के मासिक धर्म की गणना कर सुरक्षित अवधि का हिसाब कर लेना चाहिए। जब मासिक धर्म कम दिनों का हो तो इसमें 18 दिन घटा दें, परंतु जब मासिक धर्म अधिक दिनों का हो तो 10 दिन घटा दें। 18 दिन घटाने से प्रथम असुरक्षित दिन तथा 10 दिन घटाने से अंतिम सुरक्षित दिन पता चल जाता है। इस प्रकार अगर किसी स्त्री का मासिक स्राव 26 से 31 दिनों का होता है तो उसे 8वें दिन से लेकर 21वें दिन तक लैंगिक सहवाग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार इस विधि द्वारा जब भी दंपत्ति चाहे
और जब तक चाहे तब तक वो परिवार नियोजन को अपना सकता है, अनचाहे गर्भधारण को रोक सकता है। आगामी तब इससे क्या लाभ है, ये देखिए लाभ क्या है इस विधि से। किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। दंपति आपसी विश्वास से, प्रेम से, विवेक से स्वयं पर काबू करके लैंगिक संभोग कर सकता है। चिकित्सीय देखभाल और जांच की आवश्यकता नहीं होती है और लैंगिक संभोग करते समय किसी भी प्रकार के आनंद की में बाधा नहीं आती है, कोई व्यय नहीं होता है। हानि क्या है? हानि यह है कि झगड़ा हो सकता है ना। पति मान लो कि समझदार नहीं हो तो लड़ सकता है, क्योंकि उसे लैंगिक संभोग की आवश्यकता होती है, उस समय अगर पत्नी मना कर दे तो आपसी विवाद हो सकता है, तब ये इसकी बहुत बड़ी हानि है। दूसरा है, शिक्षित और जिम्मेदार दंपति द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर शिक्षित नहीं है और जिम्मेदार दंपति नहीं है तो इसका उपयोग में नहीं ले सकते हैं। कई महिलाओं को असुरक्षित अवधि के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है और महिला का मासिक धर्मचक्र हमेशा नियमित भी नहीं रहता है। लगभग प्रति माह 10 से 12 दिन तक लैंगिक संभोग नहीं किया जा सकता है और कभी कभी सुरक्षित अवधि में संभोग करने से भी स्त्री गर्भवती हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ी बाधा है। आज मैंने इसके बारे में बताया। अब कल की वीडियो में आपको आगामी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।